अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ऑलरेडी हम जो प्रोग्राम करते हैं वो करंट इश्यूज़ पे करते हैं, लेकिन दो तीन बहुत अहम इशू है जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि जो हमारे माहिरीन हैं उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और आपको आगाही हासिल हो, हमें आगाही हासिल हो। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अफ़गानिस्तान, कश्मीर, सी पैक जो है इन इश्यूज़ के ऊपर उसके असबाब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके असबाब और हमारी गलती या हमारी कामयाबी और सलूशन पे आएंगे। गेस्ट हैं हमारे पास, दोनों अहम गेस्ट हैं, जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा, साबिक वज़ीर दिफा, दिफाई तज़कियाकार और बहुत कुछ है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ दूसरे जो हमारे तज़किया निगार हैं अब्दुल्ला गुल साहब, बड़े यंग तज़कियाकार हैं लेकिन माशाअल्लाह अपने काम में उनकी महारत है, काफ़ी गिरफ्त है और आज के शो में उनकी मौजूदगी इसीलिए है कि उनको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का की अहम तरीन तज़किये में उनका बड़ा रोल है। जी अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर, मैं जो है साहब आपकी तरफ आऊँगा 1947 पे जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास ऑप्शन था, उस वक्त दो सुपर पावर थे और एक रशिया और एक अमेरिका। हालांकि उस वक्त हम ऊपर आए थे और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ थी जो किसी कैंप में शायद नहीं थी, एज ए तालिब इल्म वो अपना इंडिविजुअल रोल अदा कर रही थी, लेकिन हमने देखा कि बहुत जल्दी हम अमेरिकन कैंप में चले गए। हालांकि रूस हमारा पड़ोसी है, दो सुपर पावर थी। क्या ये फ़ैसला आपकी नज़र में उस वक्त के हुक्मरानों का, पॉलिसी मेकर का सही था? क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ सर? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो थोड़ा सा मैं एक दो जुमले बोल दूं कि उस वक्त हालात क्या थे। जब हमें आज़ादी मिली तो हिंदुस्तान के तमाम बड़े लीडर ये कह रहे थे कि ये 5-6 महीने की बात है, क्योंकि वो अलग नहीं होने देना चाह रहे थे पाकिस्तान को। यहाँ तक कि कुछ ब्रिटिश लोगों का भी ये ख्याल था कि ये पाकिस्तान ज़्यादा देर चलेगा नहीं, जिस तरीके से ये बना है, और ये जल्दी जो है ना नीस्तो नाबूद हो जाएगा, वापस भारत में आके मिल जाएगा। ये सूरत हाल थी, ये खौफ था जो डाला हुआ था उन्होंने हमारे दिनों में। और उस वक्त जितनी भी पावर्स थी इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। बेशक आप दोनों को सुपर पावर कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका बेटर सुपर पावर थी, इस लिहाज से वो टेक्नोलॉजी में भी आगे थे। दूसरा वो एक आज़ादाना पॉलिसी और जमहूरियत पसंद मुल्क था दूसरे मुल्क के मुकाबले में। तो मेरा ख्याल में एक तो हमारा ज़रूरी था किसी न किसी कैंप को ज्वाइन करना, जबकि भारत हर दूसरे दिन ये धमकियां दे रहा था कि हम किसी भी वक्त जो है ना ये पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा उस तरीके से। तो वो मजबूरी थी और हमने बिल्कुल सही फैसला किया मेरे ख्याल में कि दोनों में से अगर हमने चुनना है तो हमने किसको चुना। आप ठीक कह रहे हैं कि रशिया हमारे करीब था, नेबरहुड में था, लेकिन अगर बाकी चीज़ें देखी जाए, जमहूरियत देखी जाए, ईसाई और मुसलमान देखा जाए, और उधर मुल्हिद थे वो देखा जाए, और फिर ये कि दोनों की पावर्स का मुवाजना किया जाए, पाकिस्तान डिड जस्ट द राइट थिंग। ठीक है सर, मैं यही सवाल अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ आता हूँ लेके। अब्दुल्ला गुल साहब, आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत ही कमाल आपने टॉपिक चुना है। देखिए मेरे ख्याल है कि बिल्कुल सही फैसला था। उस वक्त कहा गया कि बड़ी गलती थी, रशियन कैंप को ज्वाइन करना चाहिए था, अमेरिकन को नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि भारत का सीना चीर के पाकिस्तान की पैदाइश हुई थी और भारत के जो मरासिम और दिफाई मुआहदात रूस के साथ थे, अगर हम रूस की तरफ इख्तियार करते रास्ता तो फिर हम भारत की जो बालादस्ती है उसको कबूल कर लेते और फिर बड़े हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप नक्शा उठा के देखें तो सेंट्रल एशिया तो मौजूद ही नहीं था, वो तो रशिया के ज़ेरे असर था, और अफ़गानिस्तान में उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि एक वक्त में बबरक कारमल जो थे वो रूसी टैंक के ऊपर बैठ के जो है वो काबुल तशरीफ़ लाए, और तभी हमारा जो फैसला था कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सपोर्ट करनी है वो हमने फैसला कर लिया था। लेकिन बहरहाल उसके बरक्स अगर
दूसरी तरफ देखा जाए तो इराक के साथ, सीरिया के साथ ये तमाम वो ममालिक थे जिनके साथ दिफाई मुआहदात रूस के हुए थे, और ईरान और पाकिस्तान वो वाहिद दरमियान में बफर स्टेट्स थे जिसकी वजह से जो है वो अमेरिकन उनके ऊपर ज़रा मेहरबान भी थे उस वक्त के हवाले से। इसलिए अगर हम रूस वापस चले जाते या रूस के साथ मुआहदात कर लेते या ताल्लुकात उस्तवार कर लेते, बेहतर करते, तो फिर हमें इंडियन हेजमनी को कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये उस वक्त का एक बेहतरीन फैसला था, और इसी वजह से आपने देखा कि बाद में उस दौर में ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो तरक्की थी वो बामे अरूज को छुई और पाकिस्तान के साथ बेहतरीन मरासिम हुए। शीटो, शेंटो, वो RCD और ये दीगर जितने भी मामलात थे ये उसी दौर के शाखसाने हैं, और ईरान की भी जो अफवाज को ताकत मिली वो भी उसी हवाले से। आपको याद होगा कि F4E फैंटम जहाज और शिनूक हेलीकॉप्टर उनको दे दिए गए थे, और पाकिस्तान को भी एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी पाकिस्तान के पास जिसकी वजह से F-86 जो सेबर जेट्स थे और हमारे पास F-104 स्टार फाइटर जहाज थे, जिसकी वजह से हमने एक भारत के ऊपर एयर सुप्रीमेसी कायम की, और नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो उनको जंगों के अंदर उनको हमने धूल चटाई। ठीक है कि उसमें अफवाज पाकिस्तान और हमारे जो एयरफोर्स के शाहीन थे उनका बहुत बड़ा किरदार, लेकिन सुपीरियर टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से हमें बहुत बरतरी हासिल हुई। ठीक है। अच्छा जैन साहब, अमेरिका के साथ जैसे अभी आपने कहा कि जी जो इनिशियल ताल्लुकात हुए, अब उसके कैंप में गए, वो ज़रूरत भी थी और वो सही फैसला था, तो जाहिर है फिर हम अमेरिकन कैंप में जाने का मतलब है कि तमाम तन टेक्नोलॉजी अमेरिका के हवाले से आज हमारे पास है। लेकिन जब हम आज लोगों से सुनते हैं कि ये अमेरिका की मदद करना, अमेरिका का साथ देना, अमेरिका की बात मानना, अमेरिका के कहने पर चलना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, और हम जो हैं ये हमने इस सिलसिले में अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। एक तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आप जवाब दीजिए। दूसरा ये कि जब दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं तो कौमों के दरमियान भी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की, जबकि आप भी कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है अभी कि बड़ी मदद है, बड़ी सपोर्ट है और सही फैसला है, तो हम पाकिस्तानी कौम को अमेरिका की कौम से जोड़ नहीं सके? क्या कहेंगे सर इस पे? जी, पहले तो ये बात आपने खैर आधी बात कर ही दी उसमें से कि कौमों के ताल्लुकात जो है वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं, और इंटरेस्ट तमाम कौमों के हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। कुछ तो बुनियादी इंटरेस्ट है ना, जैसे वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री, वो तो एक बुनियादी इंटरेस्ट है जो हमेशा रहता है। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो और आपके डिफेंस रिलेटेड इंटरेस्ट होते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो उस वक्त तो फैसला ठीक था, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब ये अफगानिस्तान के ऊपर रूस ने हमला किया और वो गर्म पानियों तक पहुंचने की कोशिश में था, उस वक्त भी हमारा फैसला दुरुस्त था कि हम उसको रोकें और अमेरिका की मदद करें। लेकिन अमेरिका का अपना इंटरेस्ट जो है वो जारी रहा। आज सूरत हाल ये है कि चाइना एक उभरती हुई पावर है जो कि हमारा बड़ा गहरा दोस्त इस लिहाज से है कि हमेशा जब भी वक्त पड़ा है उसने हमें कभी दगा नहीं दिया, और अमेरिका को बेशक हमने अपना दोस्त बनाए रखा, लेकिन हमने ये महसूस किया कि वक्तन फवक्तन वो चूंकि बड़ा मुल्क है तो अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता रहा, हमारे इंटरेस्ट को बाज़ औक़ात उसने काफ़ी पीछे धकेल दिया। और अब तो ये हालत है कि हिंदुस्तान उसका बहुत करीबी हलीफ हो गया है चाइना की वजह से, और हिंदुस्तान अभी अमेरिका को ये कह रहा है कि ये कांटा पाकिस्तान वाला आप अगर निकाल दें तो हम बड़े यकसुई के साथ चीन के खिलाफ आपके कहने पे खड़े हो जाएंगे। अब ये सूरत हाल है। अब ये है कि एक तरफ ईरान है, उनके साथ ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं हो पा रहे क्योंकि अमेरिका उनके खिलाफ है। एक तरफ अफगानिस्तान है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो पा रहे क्योंकि वहां से हज़ीमत मिली है अमेरिका को, और अमेरिका को ये शक है कि ये पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं आपको दो तीन बातें क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आगे बात। नंबर एक, ये लिख ले डॉक्टर साहब, अमेरिका, हिंदुस्तान, इसराइल, इनको एटमी पाकिस्तान इस वक्त कतई मंजूर नहीं है, और एटम बम आपको पता पाकिस्तान ने बाद में किया है, शुरू में नहीं था। दूसरी बात, हिंदुस्तान और अमेरिका बड़े करीबी हलीफ है
जब भी अमेरिका को फैसला करना पड़ा अमेरिका पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, वो उधर को ही जाएगा। तीसरी बात, हमारा इंटरेस्ट है इस वक्त के अफगानिस्तान में अमन हो, सी पैक चले, चाइना सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जाए, हमारा सी पैक भी चाइना अपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जाए, और जो ना बहरे अरब की तरफ ये मामला चल पड़े। अमेरिका का इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में बदअमनी रहे, सी पैक ना चले और चाइना को रोक दिया जाए अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट से। अब आप मुझे बताएं कि अभी भी आप सवाल पूछना चाहेंगे या जवाब मिल गया आपको? नहीं सर, मैं एक जुमला जरूर यहाँ पे पूछना चाहूंगा और वो फिर अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ आता हूँ। चाहता हूँ एक लाइनर जवाब आप दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी टेक्नोलॉजी जो है, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो मुआशी लेवल पर, दूसरे लेवल पर वो अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सारी टेक्नोलॉजी इस वक्त अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। हम कैसे उसके खिलाफ जा सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आप मईशत भी जुड़ी हुई है। हमारे बच्चे भी वहाँ तालीम के लिए जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, पैसे भी जो रिमिटेंसेज आ रही हैं वो भी वहाँ से आ रही हैं। और पाकिस्तान की पूरी ये कोशिश रही है और आज भी शायद है कि हम किसी तरीके से बैलेंस आउट कर सकें चाइना और अमेरिका के दरमियान। हमें मालूम है कि चाइना एक उभरती पावर है, ज्यादा रिलायबल है, और ये बातें हमें मालूम है जिनका भी आपने जिक्र किया और मैंने जिक्र किया। हम बैलेंस आउट करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरा अंदाजा है जो अब मैं बात करने वाला हूँ, अमेरिका ने आपसे साफ कह दिया है कि आप हमारे साथ हैं या चाइना के साथ हैं। मकबूल नहीं कर सके, जबकि पहला दोस्त हमने बनाया सुपर पावर थी, आपने कहा सही फैसला था। एक तो ये, और दूसरा ये बताइए कि अफगानिस्तान जंग में जो पाकिस्तान शामिल हुआ, आज की सूरत हाल को देख के हम क्या समझते हैं? क्या कल हमने वो सही फैसला किया था और आज गलत है, या आज भी सही है सर? देखें, जहाँ तक कौमों की दोस्ती का ताल्लुक है तो हमने अयूब खान को अमेरिकी सदर का गाल थपथपाते देखे और पूरी अमेरिकी कौम जो थी वो सड़क के दोनों किनारे पे अयूब खान का इस्तकबाल करने के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद जाहिर है चेंज ऑफ हार्ट हुआ और हमने ये भी देखा कि जब बांग्लादेश का मामला आ रहा था तो फिर हमने वो 7वां बहरी बेड़ा वहाँ आते हुए नहीं देखा। ये बुनियादी तौर पर एक दरार पड़ गई थी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान में, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो कहीं कहीं खारजी पॉलिसी जो है उसमें तब्दील हुई। नतीजा यह हुआ कि एक्सपेक्टेशन लेवल दोनों की तरफ ज़्यादा थे, और जाहिर है अमेरिका एक ताकत थी और पाकिस्तान एक उभरती हुई ताकत थी। इसकी बुनियाद के ऊपर जो है हमने अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कार्ड सही प्ले नहीं किए, ये एक रियलिटी है। दूसरी तरफ यह है कि हम वही फिर हम दा के दरमियान में रशियन जो इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर भी हम जाहिर है एक बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। मेरा ख्याल है कि वो बैलेंस हमने शायद अपने पत्ते जो है वो सही वक्त पे नहीं खेले, और फिर बाद में हमने देखा कि शिमिंगटन तरमीम आ गई और हमारी तमाम एड बंद हो गई। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान का वाकया हुआ जिसकी वजह से मामलात कुछ बेहतर हो गए। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि ईरान के अंदर जब रेवोल्यूशन से पहले रेवोल्यूशन के बाद जो है वो 404 दिन उनकी एम्बेसी जो है अमेरिकन एम्बेसी को सील कर दिया और वहाँ एक रेवोल्यूशन आ गया, और तमाम वो फिर ईरान पेपर्स, ईरान कॉन्ट्रा, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद हम ये सूरत हाल देखते हैं कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो फिर बढ़ गई, लेकिन पाकिस्तान एक नए नहज के ऊपर खड़ा हो गया था और एतबार एक दूसरे के ऊपर नहीं रहा था। ना अमेरिका को पाकिस्तान पे था, ना पाकिस्तान को अमेरिका पे था, लेकिन उसकी आड़ में हमने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाया और 1983 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोल्ड टेस्ट अपना मुकम्मल कर लिया था। लेकिन साथ ही साथ यह है कि हमें यह देखना है कि हर चीज़ की एक प्राइस आती है। जब सोवियत यूनियन आया तो फिर सोवियत यूनियन जो है वो उसके मकासद पाकिस्तान के गर्म पानियों तक थे, और ये बात जो है मिखाइल गोर्बाचोव जो उनके साबिक सदर थे सोवियत यूनियन के आखिरी, उन्होंने जो है अपनी किताब पेरिस्ट्रोइका के अंदर बाकायदा तहरीर की हुई है कि वो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है ये उसको ड्रम करना चाहते थे और थ्रू अफगानिस्तान वो आना चाहते थे। पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी थी, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी आप
आपने देख लिया कि जब अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी और हामिद करज़ई की हुकूमत आई तो फिर वो स्ट्रेटेजिक डेथ आपने लूज की। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान का एक जो बॉर्डर था, जो कि आपका 2642 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, वो आपके लिए वल्नरेबल हो गया और उसकी वजह से आज कितनी तकलीफ आपको आ रही है ये आपके सामने खड़ा है मामला। यानी कि पाकिस्तान को ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों की तरफ से जो है वो थ्रेट्स जेनरेट होना शुरू हो गई। इसलिए पाकिस्तान को बहरहाल एक ये बेहतर पॉलिसी थी, क्योंकि रशिया के अज़ाइम बड़े वाज़े थे, वो बलूचिस्तान को काटना चाहते थे। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा उनकी स्पेटनर्स बटालियंस आके जो है वो दहशत गर्दी किया करती थी। खाड और उस वक्त की जो एजेंसी बदनामे ज़माना अफगानिस्तान की थी, खाड उसका नाम था, और जो उसके साथ मिल के KGB जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बाजार लगाया करती थी। लेकिन जो आपकी ये बात है कि पॉलिसी क्या थी और आज उस पॉलिसी के देखें बात बड़ी वाज़ेह है। पॉलिसी जो थी वो तो ठीक थी, लेकिन उस पॉलिसी को मुस्तकिल जो है वो उसके अंदर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए थी। आज हमने वो पॉलिसी जो है वो अमेरिका की बुनियाद के ऊपर रखी हुई है, यानी कि हमें अमेरिका की बुनियाद के ऊपर आज तक हम अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं कर पाए। आज तक हमने उनको जो रोल उनसे हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ नजरें लगाए बैठी है कि पाकिस्तान क्या अपनी पॉलिसी बनाता है उसकी बुनियाद के ऊपर। इसलिए मेरे वालिद जनरल हमीद गुल हमेशा ये कहा करते थे कि पाकिस्तान के फैसलों में दुनिया के फैसले होंगे, लेकिन पाकिस्तान को उसके लिए फैसला करना पड़ेगा। और हमें यह देखना होगा कि एक 17,000 किलोमीटर दूर जो है वो अमेरिका बैठा हुआ है, और हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है उसकी वजह से चीन का जो उभरना है, जिसकी तरफ जनरल साहब ने बड़ा मेरे ख्याल में पर्टिकुलर जो है इशारा किया है, आप चीन को बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अमेरिका और चीन में बैलेंस करेंगे तो एक ऐसा ही होगा कि आप एक गुड और बैड में बैलेंस कर रहे हैं, एक शैतान और एक सच्चाई के अंदर आप बैलेंस कर रहे हैं। अमेरिका जो है वो आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो तब्दील हो जाती है तो वो आपको फरामोश कर देता है, जबकि इंडिया का वो नेचुरल एलाई है। नेचुरल एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर में बड़ा फर्क है। चाइना आपका नेचुरल एलाई है और उसको पता है कि राइट पीसफुली अगर करना है तो उसके लिए पाकिस्तान का सहारा उसको चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की पूरी डिफेंस एंड मईशत और एक्सपोर्ट और सारी चीज़ें अमेरिका के डिपेंडेंट है। अगर हम उससे हटते हैं तो कहाँ खड़े होंगे, ये पूछूंगा मैं। जनरल साहब ये मुझे बताइए कि एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क्रिएशन कैसे हुई, ये किस तरह हमारे सर पे सवार हो गए, और दूसरा कि ये जो अफगानिस्तान के साथ हम जंग में शामिल हुए और आज जहाँ खड़े हैं इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखें, जो अफगानिस्तान के साथ आखिरी जंग में हम शामिल हुए, मैं समझता हूँ उसमें हमारी गलती थी, क्योंकि हमें देखना चाहिए था कि अब अमेरिका के अज़ाइम क्या हैं और हमारे हक में क्या बेहतर है। और वहाँ पर जो हुकूमत थी जिसको अमेरिकन ने हटाया, वो उस सिलसिले में पूरी जो रिलेशनशिप है वो हमने मेरे ख्याल उसका ख्याल नहीं रखा, और बड़े दबाव में आके, क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो कहते तो हैं, पता नहीं उन्होंने कहा या नहीं कि हम आपको पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे, आप फैसला करें, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि हम कह सकते थे कि अपनी पार्लियामेंट से पूछेंगे, या कोई भी बहाना कर देते, या जैसे तुर्की ने एक दो दफा इनकार किया कि जी मैं आपको अपने बेसिस नहीं दूंगा, इस किस्म की कोई बात होती। बहरहाल एनीवे वो तो अब हिस्ट्री होगी जो भी है। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि मौजूदा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कैसे पैदा हुए। वैसे तो जो तालिबान की तहरीक है वो तो जब उन्होंने देखा कि नाइंसाफियां बहुत हो रही हैं और उसके नतीजे में पैदा हुई थी, लेकिन जब ये हम अमेरिका के साथ हमने शामिल हुए और उनकी जो अफगान तालिबान थे उनकी मुखालफत हुई, तो हमारे जो, अब मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है, जब मैं बात करने वाला हूँ बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि जब अमेरिका का हमने साथ देकर उनको रास्ता दे दिया और उन्होंने अफगान जो वहाँ पर हुकूमत थी उसके खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, तो पाकिस्तान की फौज में एक बहुत बड़ी तादाद अफसरों की और जवानों की इस बात के खिलाफ थी कि हमने अमेरिका का साथ क्यों दिया है और हम क्यों किसी की जंग में पड़े। अमरीकियों को ये बात उन्होंने सोचो विचार की कि ये कैसे किया जाए, भाई ये तो बड़ा काम खराब हो गया, ये तो अभी भी अफगानियों की साइड ना लेना शुरू कर दें कुछ। उन्होंने स्पेशल तैयार किए, ला के सेंट्रल एशिया से बंदे लेकर आए शुरू में, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम की चीज जिसमें रॉ शामिल था, सीआईए शामिल थी, एनडीएस जो है वो साथ शामिल हुई। उन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाई शुरू की, ये एनडीएस बाद में शामिल हुई है बाय द वे। उन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाई शुरू की, हमारे लोगों की गर्दनें काटी, फुटबॉल खेले,
और हमारे लोगों को यकीन दिलाया कि ये तालिबान तुम्हारे खिलाफ है भाई, ये तुम किस चक्कर में पड़ गए हो। तो ये इस तरीके से ये पैदा हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वो अफगान तालिबान को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो लोग मिक्सअप करते हैं उनको ये आइडिया नहीं है कि वो तो अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और ये लोग हमारे ऊपर छोड़े गए थे ताकि हम यकसुई के साथ अमरीकियों के साथ मिल जाएं। तो ये फर्क है मेरे भाई, ये स्टोरी बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत ही क्लियर कर दिया आपने, बड़ा क्लियर कर दिया आज, बड़ी वाज़े आपने हमारे व्यूवर्स को और सबको बताया कि किस तरह इसकी क्रिएशन हुई और अब भी हम पर मुसल्लत है। मैं अभी फर्दर आपसे बात करूंगा, अब्दुल्ला गुल से भी बात करना है मुझे, तो एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं आता हूँ जनाब अपना अब्दुल्ला गुल साहब। कायद आज़म के हर जुमले को तो हम सामने रखते हैं, बाबा कौम है, कश्मीर शहरग है पाकिस्तान की। क्या खोया क्या पाया सर हमने आज तक? क्या पॉलिसी रही इस सिलसिले में कल और आज? कहाँ नुकसान हुआ सर? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले एक जुमला जनरल साहब की बात को ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो फ़ौज थी वो तैयार नहीं थी उनके साथ लड़ने के लिए, क्योंकि वो हमारे लोग थे और हम उसके ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहते थे जब तक कि APS का वाक़या नहीं हुआ। उससे पहले जनरल साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइकेट्रिक वार्ड्स जो है वो हमारे आर्मी के हस्पतालों में जो है वो बनाए गए, क्योंकि लोग साइकिक प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए थे। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए कि 120 साला मुआहदा जो था वो याहिया खान ने तोड़ा, और वो जो निफाज उन्होंने अपने निज़ाम का करना था इस सारे सवात और मालाकंड के इलाके में, उसको हमने वायलेट किया। उसके बाद फिर वो बहरहाल सूफी मोहम्मद और वो बाकी बातें आगे चली जाती हैं, उसमें हम नहीं पढ़ते। लेकिन हमें ये देखा कि हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया और फिर ओवरनाइट जब उस नैरेटिव को हमने जनरल बाजवा के दौर के अंदर आखिर में हमने उसको तब्दील करने की कोशिश की, जिसको तकरीबन 10 साल लगे इस नज़रिए को समझने के लिए कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं। और जिस तरह से जनरल साहब ने कहा कि उसमें मल्टीपल जो लोग थे वो आके उन्होंने लड़े और फिर हमारे फौजियों के साथ जिस तरीके से मैं कहता हूँ बेईमाना तशद्दुद किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस जंग के ऊपर जो है बहुत मेरे ख्याल में मजबूती से अमल किया। लेकिन हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि अमेरिका की ये जो जंग थी, इस बार अमेरिका ने हमारी मदद, हमने पहले अमेरिका की मदद ली थी इस वजह से क्योंकि एक हमारे पड़ोसी भाई मुल्क के ऊपर रूस ने, जो कि हमारा डिक्लेयर्ड एनिमी था, वो जो है वो चढ़ दौड़ा था। लेकिन इस बार हमने अपने दोस्त मुमालिक के ऊपर चढ़ाई करने के लिए अमेरिका को दूर से आने में मदद की। मेरे ख्याल में ये एक गलत यू टर्न था और हमें तारीख जो है इसके हमें बहुत कुछ सिखा रही है। लेकिन अब कायद आज़म की पॉलिसी के ऊपर आ जाते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह ने बड़ा वाज़े कहा था, उस टाइम पे जनरल डगलस ग्रेसी ने फौज देने से इनकार किया था, हालांकि ये बिल्कुल नाजायज था। कश्मीर जो था वो 26 दिन पाकिस्तान की जब पैदाइश हुई उससे पहले उन्होंने इलाके पाकिस्तान का ऐलान कर दिया था सरदार इब्राहिम साहब ने, और उसके बाद जो है वो 26 अक्टूबर तक जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तभी भारत ने उसके ऊपर फौजें उतारी, लेकिन हमने उसको शाहरग कहा और शाहरग को जो है वो काट दिया गया। नतीजा ये निकला कि आज आप कश्मीर के बगैर अधूरे हैं और हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जो काफ है लफ्ज, वो काफ कश्मीर से निकला है। आपकी कायद की पॉलिसी जो थी वो आपने देखा कि वो डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि उन्होंने जहाद का ऐलान किया और जो कबाइल थे वो गए क्योंकि डगलस ग्रेसी ने फौज नहीं दी। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ता गया और ये श्रीनगर तक जो मुजाहिदीन थे वो पहुंच गए, और आज जो आज़ाद कश्मीर है वो उनके मरहून मिन्नत है। आज भी उनकी कब्रें जो है वो बालाकोट, ये जो आपके आज़ाद पतन वगैरह के ऊपर वहाँ मौजूद हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें अपनी पॉलिसी को इख्तलाफ कहाँ से हुआ, क्योंकि इसके बाद इमरान खान साहब ने एक नई बात कह दी और इमरान खान साहब ने कहा कि जो कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करेगा वो पाकिस्तान का गद्दार कहलाएगा। ये बात जो है ये तो कायद आज़म की पॉलिसी की मेरे ख्याल में तौहीन है, क्योंकि कायद ने तो जहाद के जरिए और बॉर्डर क्रॉस करने के नतीजे में और बाकायदा यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक जो है ये हक हमें हासिल है, और कश्मीर के ऊपर हमारी फौज की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। हमारे ज़्यादातर जो शहीद
हैं वो मेरे ख्याल में तकरीबन 80% से ज़्यादा वो कश्मीर की जंग के हवाले से हुए। हमने कई जंगें उनके साथ लड़ी और हम मज़ीद लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी इस टाइम पे जो पॉलिसी है वो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है और कायद की पॉलिसी को यकसर जो है वो मुस्तरद किया गया, चाहे वो करज़न पॉलिसी थी जिसका रिवर्सल किया उन्होंने और चाहे वो कश्मीर पॉलिसी। ठीक है जैन साहब, आप क्या कहेंगे इस कश्मीर इशू? जी, मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये जो कश्मीरी अपना जहाद कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की तकमील की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तानी जो ये समझते हैं कि हम कश्मीरियों की मदद करें या ना करें, ये सवाल ही गलत है। सवाल ये है कि जो कश्मीरी आपकी मदद कर रहे हैं, आपने उनकी मदद करनी है या नहीं करनी है। ये बुनियादी सवाल जो है वो बनता है। मैं मानता हूं कि जब से हमने अपीजमेंट की पॉलिसी इख्तियार की है, यानी हम अपने हटे हैं और वो इस तरीके से हटाए गए हैं, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जहाद का कॉन्सेप्ट और शहादत का कॉन्सेप्ट और मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट, इसको टेररिज्म के साथ गलत मलत किया वेस्ट ने और अमेरिका ने, और हमें कहा कि जी आप ये सारे काम बंद करें। और फिर ये मुख्तलिफ जो हमारे पर प्रेशर डाले गए FATF के थ्रू, और ये तो हमने ये जो उनकी मदद करना बंद की, बल्कि सिर्फ लिप सर्विस रह गई, उसकी वजह से ये सारा काम खराब हुआ। और वो लोग जो ये कहते थे मेरे भाई कि आपने लड़ के देख लिया जी आपने क्या हुआ, तो मैं उनको कहा करता था तुमने डिप्लोमेसी करके भी तो देख लिया, तो फिर क्या हुआ। हालात ये है डॉक्टर साहब, और ये जो मैं बात करता हूँ आप इसको वेरीफाई कर ले, जब तक हम लड़ते रहे कश्मीर के ऊपर और कश्मीरियों की मदद करते रहे, उन्होंने कभी ये बात नहीं कही थी कि हम गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा कर लेंगे और हम ये कर देंगे, हम 2 लख्त कर देंगे। और वो हमने उनको अपनी जगह पे रखा, और जो ही हमने ये सीज फायर और कोई पार ना जाए और वो दुश्मन होगा, ये तो मैं मानता हूं कि कोई भी जो काम है वो जो ममलकत होती है उसकी इजाजत के बगैर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ तक तो ठीक है कि इजाजत के बगैर और बगैर प्लानिंग के कोई जाएगा तो ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब हमने इस पॉलिसी को ही तर्क कर दिया, जहाद वाली पॉलिसी को, शहादत वाली पॉलिसी को, उनकी मदद करने वाली पॉलिसी को, उस दिन से हम दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं डॉक्टर साहब, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हिंदुस्तान ने हमारा वो अशर किया है जो कि कभी इससे पहले 70 साल में हुआ नहीं था, और अगर हम इसी पॉलिसी पर गामदन रहे तो खुदा ना खास्ता वो मजीद हमारी नाक रगड़ेंगे। जिस दिन आप खड़े हो गए, जिस दिन आपने अपने जहाद का जज्बा दोबारा पैदा किया, जिस दिन आपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों की मदद दोबारा शुरू की, आप फिर से सुरखरू होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको दावे से कहता हूं। ठीक है, अच्छा सर आप ये बताइए, CPEC कहा जाता है पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ईंधन, वो 2021 तक कहा जा रहा था कि तकरीबन 9 कमर्शियल जोन में से 5 कमर्शियल जोन तो बन जाएगा, लेकिन सर वो 2013 या 2014 के बाद जो स्टार्ट हुआ था, आज 2021 पे कहा गया था कि 5 बन जाएगा। और जाहिर है कमर्शियल जोन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेरोजगारी के हवाले से बहुत ही अहम था, बाकी तो बहुत कुछ है उसमें, लेकिन सवाल यह है कि क्या वजूहत है कि 2023 पे हम खड़े हैं और एक कमर्शियल जोन नहीं बन सका। जी देखिए, वही पहले बड़ी बात मैं कर लूं कि ये CPEC के हक में कौन है और CPEC के खिलाफ कौन है। CPEC के हक में तो साफ है, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी अवाम है, चीन है, और जो मुल्क इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनमें से कुछ है। इसके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इसके खिलाफ अमेरिका है, इसके खिलाफ हिंदुस्तान है, और भी हो सकता है कि कुछ ऐसे ममालिक हों जो कुर्बो जवार में हैं, जिनके मामलात पे कोई कदगन हो, मैं खाम खा नाम नहीं लूंगा, कोई वेस्ट की ताकतें हो सकती हैं। इसमें कुछ तो हमारी कोताही है कि जब हमें पता था कि इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तो उसके लिए जो तैयारी करनी थी, जो प्लानिंग करनी थी, जो लोगों को ट्रेनिंग देनी थी, जिस तरीके से वो सारी बांट करनी थी, कुछ भी नहीं किया। बैठ गए कि जैसे चीन सब कुछ आगे करेगा, तो चीन हक्का बक्का रह गया कि भाई एक मुल्क जिसकी कि ये हम बिल्कुल तकदीर तब्दील करने वाले हैं, वो सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं, और उनको फिक्र ही। उधर से फिर ये हुआ कि रॉ ने कुछ चीनियों के ऊपर हमले शुरू कर दिए, वो थोड़े से डिफेंसिव हो गए। अमेरिका की उनको आशीर्वाद हासिल थी, अमेरिका ने हमें और किस्म के नोट सुंघाने शुरू किए कि छोड़ो यार CPEC, इससे तो हम दुगनी तिगनी तुम्हारी वैसे मदद कर देंगे, जो कि आज तक की नहीं है। तो हमने एक कड़वा घूंट भरना है। अगर आप CPEC को आगे लेकर चलेंगे तो आपको FATF, IMF, अमेरिका, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज,
इन सब से इनका जो इनका गुस्सा है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप सी पैक को लेके नहीं आगे चलेंगे तो आप हमेशा के लिए कशकोल खुले रखेंगे, IMF की तरफ देखते रहेंगे, अमेरिका की तरफ देखते रहेंगे और कभी भी अपने पांव पे खड़े नहीं हो बहुत ही क्लियर तो कट आपने फैसला स्टेटमेंट करना है कि आपने क्या फैसला। बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट है, फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है, स्टेक होल्डर्स को। हमारे दोनों मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे मजीद सवाल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सीपैक जो कहा जा रहा था पाकिस्तान का मौशी ईंधन है और ये पाकिस्तान इसमें चला गया और चाइना की इसमें बहुत बड़ी मदद थी और 2014 से हम देख रहे थे कि 9 कमर्शियल जोन पे काम शुरू हो गया था, लेकिन कहा ही गया था कि 2021 में 5 कम से कम कमर्शियल जोन बन जाएंगे। लेकिन सर आज 2023 पे हम खड़े हैं और सीपैक का सुना है कि उसे बंद कर दिया गया है, कमर्शियल जोन भी नहीं बन सके हैं। ये किसकी इतनी बड़ी गलती है सर? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए जी, इसके अंदर सब जिम्मेदार हैं मेरे ख्याल में। अकेले सिर्फ आप अफवाज पाकिस्तान के ऊपर सी पैक के यकीनन वो गारंटर्स ज़रूर मौजूद हैं और ये 90s के अंदर जो है ये मंसूबा जो है इसका इनिशिएट किया गया और सी पैक एक ख्वाब की तरह था, लेकिन उसके बाद उसमें हकायक के रंग भरना शुरू हो गए और पूरी दुनिया की जो ताकतें थीं वो सी पैक के मंसूबे के ख़िलाफ़ जो है वो उठ खड़ी हुई और उनको ये मालूम था कि पाकिस्तान वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए वो एक्सेसिबिलिटी जो है वो चले जाए, चाहे वो स्ट्रेट्स ऑफ हुरमुज हो या वो आपका दूसरी तरफ वो चाइना का स्ट्रेट्स ऑफ मलाका हो। दोनों तरफ आप देखें कि कैसे उन्होंने जो है प्रॉब्लम्स खड़ा करना शुरू कर दी। लेकिन उसके अंदर हमने ये देखा कि पिछली हुकूमत में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने बड़ा वाज़े आके जो है वो सी पैक के ऊपर एक बयान भी दिया जिससे चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो उनको इस बात का तकलीफ हुई और फिर ये भी देखने में नज़र आया कि सी पैक जो था वो स्लो डाउन हो गया। और मुझे क्योंकि चाइना के लोगों के साथ रवाबित रहते हैं और चाइना की हुकूमत के साथ रहते हैं तो उनकी एक डिसप्लेजर जो था वो उन्होंने शो किया और मल्टीपल टाइम्स उन्होंने इसका इजहार ख्याल भी किया। राहील शरीफ साहब के ज़माने में आपको याद होगा कि जनरल राहील शरीफ और ख़ुद जनरल कमर जावेद बाजवा वो सी पैक के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस्ड थे। लेकिन फिर अभी जो जाहिर है अभी भी तरजीहात जो है बड़ी वाज़ेह हैं, जनरल आसिम मुनीर ने बोला वह है, लेकिन हुकूमत कहाँ खड़ी है? बात तो यह है कि सारे फैसले फौज ने नहीं करने होते, हुकूमत की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन नजर आती है जिसकी वजह से जो उसने वादे करने थे वो डिलीवर नहीं किए। सेम उसी तरीके से जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान हुआ उसमें से 20 पॉइंट्स में से जो है 4 फौज के जुमरे में आते थे वो उन्होंने जो है डिलीवर किया, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स थे 16 वो नहीं हुए डिलीवर। लेकिन मैं यहाँ जरूर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा टेक्नोलॉजी, शुरू में आपने बात की टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास जो है अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी है, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी भी है, फ्रेंच टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास स्वीडन की टेक्नोलॉजी भी है। इसी तरीके से हमारा ऐसा नहीं है कि हम, और फिर पाकिस्तान की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जो हमारा 9/11 के बाद वॉर में घुसना था वो गलत था क्योंकि रिचर्ड आर्मिटेज ने बोला था कि हमने कभी ये बात नहीं की कि हमने आपको स्टोन एज की तरफ जो है धकेल देना है। ये बात उन्होंने किताब में लिखी हुई है और इसको आज तक चैलेंज किसी ने नहीं। ठीक है, मेरे पास 2-2 मिनट है दोनों मेहमानों के लिए। मैं जयंत साहब की तरफ पहले आता हूँ। जयंत साहब, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, हम भी आज़ाद हुए। बहुत बड़ी बदकिस्मती कि उनको 17 साल का नेहरू मिल गया, हमारा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत जल्दी चले गए। लेकिन सर और बहुत सी चीज़ें भी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने बना लिया और फ्यूडलिज्म भी ख़त्म कर लिया, हम नहीं कर सके। लेकिन जिसके साथ साथ जो मैं सवाल करना चाहता हूँ वो ये है सर कि भारत की जो है उनके लीडरशिप में और हमारी लीडरशिप में जो चीज़ें मुश्तरका हैं वो ये हैं कि वो करप्ट भी हैं, वो मर्डरर भी हैं, वो क्राइम भी करते हैं, वो बड़े बड़े जराइम करते हैं और उन्होंने जो करप्शन की है स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में भारत का ज़्यादा पैसा है कंपैरेटिवली पाकिस्तान का। लेकिन क्या वजूहत है सर कि पाकिस्तान जो है वो नीचे आ गया है और भारत, मैं बताना नहीं चाहता, आप भी जानते हैं कि उसकी रिजर्व कितना है और क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, कहाँ खड़ा है। ये नुक्ता कहाँ पे गलती है सर? ये जरा 2 मिनट सर। आप बहुत अच्छा, आपने सियासतदानों का मुवाजना तो कर दिया, आपने जस्टिस सिस्टम का मुवाजना नहीं किया।
आपने फौजों का मुवाजना नहीं किया, फौजी जो इंटरफेरेंस है उसका मुवाजना नहीं किया, और इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आपको भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये फर्क पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आज आप इस्लामी निकाल दें, आपको कल से यहाँ पर तरक्की नजर आनी शुरू हो जाएगी, जिस किस्म की तरक्कियों की हम बात कर रहे हैं। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है। हम आज एक एटमी गरीब मुल्क हैं और एटमी इंतशार का एटमी मुल्क का जो इंतशार का शिकार है। इसके लिए मेरे नजर में जो आता है, और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि एक तो तमाम लोग अपने अपने काम के ऊपर तवज्जो दें और एक दूसरे के काम में टांग अड़ानी बंद कर दें। और ये सिर्फ फौज नहीं है, ये एग्जेक्टिव भी है और ये हमारी जुडिशरी भी है। ये जुडिशरी एग्जेक्टिव के अंदर पांव अड़ाती है और एग्जेक्टिव जो है वो और काम करती है बहुत सारे। फिर ये है कि आपको पता है लोकल हुकूमतें कभी नहीं बनाते, ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान की तरक्की हो। आप जितने पुराने सियासतदान हैं जिन्होंने आज तक सियासत की है, मेहरबानी करके मुझ समेत उनको सियासत से निकाल बाहर करें, नौजवानों के हाथ में दें, मुस्लिम लीग भी, पीपल्स पार्टी भी और बाकी पार्टियां भी। और उसके बाद वो सब ये बातें समझते हैं लोग, ये पाकिस्तान को बेहतरीन चलाएंगे, फौज अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, और ये कोई जब तक ये नहीं होता हम शायद इन्हीं चक्करों में घूमते रहेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, दोनों जगह करप्शन है, करप्शन के पैसे बाहर हैं, क्राइम करते हैं, जराइम करते हैं, सब कुछ करती है उनकी लीडरशिप। लेकिन क्या वो जो बात है कि पाकिस्तान बहुत नीचे आ गया, भारत बहुत ऊपर चला गया? देखिए, भारत के जो चारा स्कैंडल था या फिर आपका वोफर गन स्कैंडल था, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और उसके बाद ये राफेल का जो स्कैंडल आया है, ये भी आपके इल्म में है। और स्विट्जरलैंड की बात आपने दुरुस्त कही। प्रॉब्लम यह है कि भारत के पड़ोस के अंदर दो वक्त में सुपर पावरें आके जो है वो उन्होंने हमला नहीं किया था। पाकिस्तान पे एक दफा जो है आपके पड़ोस में आ गया रूस, और दूसरी तरफ आ गया आपका दोबारा अमेरिका और उसके इत्तेहादी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान का मामला जो है वो इस्लामी है। आपने अपने आइन के ऊपर अमल ही नहीं किया। आपने हाकमियत आला अल्लाह की कायम करनी थी आर्टिकल 2A के मुताबिक, और कुरान और सुन्नत को बालादस्त कानून देना था 227 के मुताबिक, आपने नहीं दिया। आप इस वजह से एक हालत जंग के अंदर हैं। आप जौहरियत जो आपकी जमहूरियत है, जहाद और जौहरी सलाहियत, इसकी बुनियाद के ऊपर जब तक आप अलल ऐलान डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, बिकॉज अ लेपर्ड कैन नॉट हाइड इट्स स्पॉट्स। एक चीता जो है अपने ऊपर जो धब्बे होते हैं उनको छुपा नहीं सकता। हमारा मसला जो है वो लेस इस्लाम में नहीं बल्कि मोर इस्लाम में है। लेकिन भारत का मवाजना अगर ये किया जाए, तो मैं आपको अभी ये कुछ अरसा पहले की मिसाल देता हूं कि सिलिकॉन वैली के अंदर जो उनकी तरक्की हुई, पाकिस्तान में वो सारा कारोबार था क्योंकि अमेरिका मेहरबान था। अचानक रातों रात जो है वो शिफ्ट कर दिया गया 20 साल पहले, और पाकिस्तान का तमाम कारोबार जो है वो इंडिया ले जाया गया। इसका मतलब यह है कि एक बड़ा गलती नहीं है। मसलन क्या ये मुमकिन? सर मैं एक जुमला कह के मैं जनरल साहब से भी इसका राय लूं। एक जुमले में दीजिएगा, टाइम नहीं है, कि क्या हमारी लीडरशिप के अंदर कौमी सलामती, नेशनल इंटरेस्ट और अपने मफादात को जो ज्यादा वो रखते हैं, कौमी सलामती और नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा रखें, जो कि उनमें नजर आता है। मैं गलत हो सकता हूं, जो उनमें नजर आता है कि हर तरफ से क्राइम करते हैं लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो सुना है। आप क्या कहते हैं? आपकी लीडरशिप की मायोपिक अप्रोच है, उनकी छोटी सोच है, और वो सिर्फ अपने नाक से आगे नहीं देख सकते। चाहे वो इंसाफ जिस मुल्क में कायम नहीं होगा, उस मुल्क में कभी खुशहाली नहीं आती। ठीक है जैन साहब, एक लाइन में ये कहूंगा कि ये दूध खट्टा हो चुका है, इसको दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। इस खट्टे दूध को फेंकें, नया दूध जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। बहुत अच्छी बात कर दी दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तशनगी रही, बहुत सारे सवालात थे, लेकिन किसी इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की बहुत से अहम मामलात के असबाब और उनके जो अहम तरीन बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे भी नहीं पता थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, जो जान साहब और अब्दुल्ला गुल साहब ने दिया है। दोनों का मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।